वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन, तो फार्मूला बताया था v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2 u2। ऐसे दूसरी बॉडी की वेलोसिटी का फार्मूला बताया था v2 इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 और u2 और प्लस 2m1 अपान m1 प्लस m2 u1 ये बताया था। प्लस अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं और उन्हीं केसेस पर ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस हैं इसमें। तो पहला है केस फर्स्ट। इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, that is masses of both bodies are same, दोनों बॉडी के मासेस जो हैं वो सेम है, मान लेते हैं ये केस है। तो जो फार्मूले कल हमने लिखाए थे v1 v2 के, उनमें हम m1 m2 जगह पे m रख देंगे। तो देखिए v1 कितना आएगा जाकर अगर रखें तो v1 m1 माइनस m2 है तो m1 जगह पे m और इसकी जगह पे m अपान m प्लस m, तो ये u1 हो गया प्लस यहाँ पर 2 u2 अपान m प्लस m, सॉरी m2 2m हो जाएगा और u2। तो v1 इक्वल टू ये तो m माइनस m मतलब हो गया तो ज़ीरो हो जाएगा, m माइनस m में तो कैंसिल हो गया तो ये पूरा ज़ीरो हो गया प्लस और ये 2m और अब नीचे भी 2m और इनटू u2, तो 2m कैंसिल, यानी v1 इक्वल टू u2 आ गया, v1 इक्वल टू u2। अब दूसरी निकालेंगे स्पीड v2 निकालेंगे, वहाँ भी यही करेंगे। तो v2 इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, अब m2 माइनस m1 है तो m1 m2 दोनों सेम हो गए तो यहाँ भी m माइनस m हो जाएगा अपान m प्लस m और यहाँ u2 और प्लस यहाँ 2m अपान m प्लस m और यहाँ u1, तो ये तो ज़ीरो हो जाए m माइनस m, तो v2 इक्वल टू ज़ीरो और प्लस 2m अपान 2m और इनटू u1, तो v2 इक्वल टू ये हो जाएगा u1, v2 इक्वल टू u1। तो देखिए अब नतीजा क्या निकला इससे। तो अगर दो बॉडी हैं जिनके मास हमने इक्वल कर दिए, अगर इक्वल मास की दो बॉडी हैं और एक ही डायरेक्शन में वन डायमेंशन, उनमें इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन के बाद देखिए पहली बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई u2, क्या मतलब पहली बॉडी की वो वेलोसिटी हो गई जो दूसरी बॉडी की कोलिजन से पहले थी, कोलिजन से पहले दूसरी बॉडी वेलोसिटी हमने क्या ली थी u2, तो पहली बॉडी की वेलोसिटी वो कोलिजन के बाद वो हो गई जो दूसरी बॉडी की कोलिजन से पहले थी। अब दूसरी वाली बॉडी वेलोसिटी क्या हो गई कोलिजन के बाद, जो पहली वाले की कोलिजन से पहले थी, पहली वाले की कोलिजन से पहले थी, यानी कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। उन्होंने कहा भाई ये वाली तुम ले लो वो वाली हम ले लें, है ये इंटरचेंज हो गई आपस है। ये बात नतीजा निकला कब, जब अगर दोनों बॉडी के मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और बॉडी के मास सेम है तो पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी वो हो जाएगी कोलिजन के बाद जो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन से पहले है, और दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी वो हो जाएगी जो पहली वाली बॉडी वेलोसिटी के कोलिजन से पहले है, यानी दोनों बॉडी की वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगे कर, ये हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया। तो लिखेंगे
And thus, when two bodies of equal masses, thus when two bodies of equal masses, two bodies of equal masses undergo perfectly elastic collision, undergo perfectly elastic collision in one dimension, undergo perfectly elastic collision in one dimension, in one dimension, then their velocities are interchanged, their velocities are interchanged. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट यहाँ लिख लेंगे। देखिए अब देखिए इसको समझ लीजिए पहले नोट। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम ये 92 235 पर ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो है अटैक करते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन अटैक करते हैं और इसको तोड़ते हैं। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन है कहा जाता है। ये जो यूरेनियम है टूट जाएगा बेरियम में और क्रिप्टन में, और तकरीबन 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और 3 न्यूट्रॉन और क्रिएट होंगे जाकर। अब इन न्यूट्रॉनों को स्लो करना, ये रिएक्शन लिए ज़रूरी है कि न्यूट्रॉन को स्लो करना है, न्यूट्रॉन को स्लो करना है। तो न्यूट्रॉन को कैसे स्लो करते हैं, ये न्यूट्रॉन को कैसे स्लो किया जाता है, इसमें जो है हैवी वाटर समझते हैं, D2O ड्यूटीरियम, इसमें ड्यूटीरियम मौजूद है, ड्यूटीरियम वाला जो वाटर है, H2O जो होता है ये ऑर्डिनरी वाटर है, ये हैवी वाटर होता है। अब ड्यूटीरियम से क्या कहते हैं, इसमें न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए ड्यूटीरियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, वहाँ ड्यूटीरियम रख दिया गया, ड्यूटीरियम। अब ये देखा गया जो ड्यूटीरियम का जो मास है और जो न्यूट्रॉन का मास है तकरीबन बराबर होता है। ड्यूटीरियम का मास न्यूट्रॉन का मास तकरीबन दोनों हाइड्रोजनस है। तो आपने देखा ड्यूटीरियम मतलब प्रोटॉन है एक तरीके से, देखा प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का कितना होता है ज़रा सा थोड़ा सा, वो भी इतना होता है 1.6725 जो है अब क्या आ जाएगा 1.6748 इंटू 10⁻⁻27, तो लगभग बराबर होता है। अब हमें इन न्यूट्रॉनों को स्लो करना है। अब इनकी स्पीड अलग है, मान लीजिए ये चल रहे हैं, ये शुरू में चल रहे हैं U1 स्पीड से और ये चल रहे हैं U2 स्पीड से चल रहे हैं। अब मास दोनों के सेम है। अब इन दोनों के बीच क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होगा। अब जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो मास दोनों के सेम है, तो क्या हो जाएगा, अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। वेलोसिटी इंटरचेंज होने मतलब कि न्यूट्रॉन जिस स्पीड से अब टकराने के बाद क्या होगा, न्यूट्रॉन जिस स्पीड से चल रहे थे अब वो किसकी स्पीड चलेंगे, ये ड्यूटीरियम वाले के चलेंगे, और ड्यूटीरियम जिसकी स्पीड से चल रहा था वो किसकी स्पीड चलने लगेगा, वो न्यूट्रॉन की, तो वो न्यूट्रॉन की स्पीड चले, यानी न्यूट्रॉन क्या हो गए, स्लो हो गए न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए कोई हाइड्रोजीनियस मटेरियल जैसे हैवी वाटर या कोई वैक्स मोम जिसमें हाइड्रोजन मौजूद हो, है क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो तकरीबन न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होता जाकर है। ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या होगा, जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी और न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, स्लो पड़ जाएंगे। इसलिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर में ये मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं इन्हें कहते हैं न्यूट्रॉन मॉडरेटर कहा जाता है। मॉडरेटर मतलब स्पीड को स्लो करने वाला, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने वाला। तो ये अब एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो लिख लेंगे नोट में, अब लिखेंगे नोट। दिस रिजल्ट हैज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दिस रिजल्ट हैज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, has an important application, in a nuclear reactor,
important application in a nuclear reactor, in a nuclear reactor. आगे फुल स्टॉप लिख करके लिखेंगे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स और ब्रेक में लेंगे 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, इनकी जो स्पीड है वो 10⁻⁷। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर are slowed down, are slowed down, are slowed down। अब ब्रेक में लेंगे 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। by making them, by making them to collide against the, by making them to collide against the nuclei of a moderator, against the nuclei, nuclei of a moderator। that is hydrogen atoms, that is hydrogen atoms। और ब्रेकेट में लेंगे, ब्रेकेट में लेंगे आगे that is protons have roughly the same mass, that is protons have roughly the same mass, roughly the same mass as that of neutron, as that of neutron। उसी में आगे लिखेंगे on collision, on collision fast moving neutrons, on collision fast moving neutrons are slowed down, fast moving neutrons are slowed down by transferring their energy, slowed down by transferring their energy to protons, by transferring their energy to protons। Therefore hydrogenic materials, therefore hydrogenic materials such as, hydrogenic materials such as heavy water D2O, heavy water D2O, comma paraffin wax, paraffin wax PARAFFIN, paraffin WAX, wax are best suited as moderator, are best suited as moderator, best suited as moderator। नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें ले लेंगे द मटेरियल मेकिंग अप द लाइट न्यूक्लियाई, द मटेरियल मेकिंग अप द लाइट न्यूक्लियाई, द मटेरियल मेकिंग अप द लाइट न्यूक्लियाई ऐसे मटेरियल जो हल्के न्यूक्लियाई बनाते हैं, मेकिंग द लाइट न्यूक्लियाई आर आल्सो यूज्ड एज न्यूट्रॉन मॉडरेटर, आर आल्सो यूज्ड एज न्यूट्रॉन मॉडरेटर, also used as neutron moderator। एग्जाम्पल ले लेंगे ग्रेफाइट, जैसे ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ग्रेफाइट ये हल्का न्यूक्लियर बनाता है, इसलिए इसका भी इस्तेमाल न्यूट्रॉन मॉडरेटर की तरह किया था। न्यूट्रॉन मॉडरेटर की तरह इसका भी इस्तेमाल किया था जाकर।
लिखेंगे, क्वेश्चन एक लिखेंगे। टू आइडेंटिकल बॉल्स, two identical balls A and B, capital A, capital B, identical balls A and B, having velocities of having velocities of 0.5 meter per second, velocities of 0.5 meter per second, and minus 0.3 meter per second and minus 0.3 meter per second, respectively, respectively collide elastically, respectively collide elastically in one dimension. Collide elastically in one dimension. The velocities of B and A, the velocities of B and A after the collision, B and A after the collision respectively will be, after the collision respectively will be. तो ऑप्शन है -0.5 मीटर पर सेकेंड एंड 0.3 मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड -0.3 मीटर पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन है -0.3 मीटर पर सेकेंड एंड 0.5 मीटर पर सेकेंड। चौथा है 0.3 मीटर पर सेकेंड एंड 0.5 मीटर पर सेकेंड। 1991 में आया था, फिर 1994 में आया था, फिर नीट 2016 में आया था। तो कह रहे हैं दो आइडेंटिकल बॉल हैं ए और बी, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, एक जैसी मतलब है, जिनके मास सेम होंगे जब आइडेंटिकल हैं, और वो किस ए वाली चल रही 0.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से और बी वाली चल रही -0.3 मीटर पर सेकंड। इलास्टिक कोलिजन होता है वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब कोलिजन के बाद बी और ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो इसमें कैलकुलेशन करने ज़रूरत ही नहीं। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर दो बॉडी सेम मास की हैं और उनमें वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो उनकी वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। यानी ए वाली जिस वेलोसिटी पहले चल रही थी अब उसकी वेलोसिटी बी वाली हो जाएगी, और बी वाली जो पहले चल रही थी अब उसकी वेलोसिटी ए वाली हो जाएगी देखकर। तो बी और ए की पूछेगी, पहले पहले बी की बताना फिर ए की बताना। तो हाँ, तो बी वाली क्या हो जाएगी, जो ए वाली की थी पहले, और ए वाली क्या हो जाएगी, जो बी वाली की थी पहले। बस वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी जाकर, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया आपको तो कुछ करना ही नहीं इसमें कैलकुलेशन, तो बी वाला ऑप्शन आ गया। क्योंकि जब आइडेंटिकल बॉल मतलब है उनके मास सेम है, और सेम मास की दो बॉडी हैं और अगर उनमें इलास्टिक कोलिजन हो रहा है वन डायमेंशन, तो समझ लो क्या होगा, तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती, इंटरचेंज होती। तो इसमें तो कुछ लिखाने की जरूरत है नहीं, ये तो करा ही चुके अभी।
अभी देखिए केस सेकेंड देखेंगे। केस सेकेंड, when the target body B is initially at rest। जब टारगेट बॉडी बी जो है शुरू में रेस्ट में है, यानी दूसरी वाली टकराने से पहले जो दूसरी वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी रेस्ट में होने, मतलब क्या हो गया, दैट इज, यानी जो दूसरी वाली बॉडी वेलोसिटी u2 है वो क्या हो गई, ज़ीरो। u2 जो है ज़ीरो हो गई, u2 ज़ीरो हो गई। अब हम इक्वेशन जो वेलोसिटी बताई थी उनमें u2 की जगह पे ज़ीरो रखेंगे जहाँ जहाँ u2 है। तो देखिए क्या आएगा, पहली वाली वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो पहली वाली बेटा वेलोसिटी टकराने के बाद वेलोसिटी फार्मूला क्या बताया था, m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 और u1 प्लस, फिर यहाँ बताया था 2m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2, u2 ज़ीरो हो गया। तो u2 जब ज़ीरो हो गया तो ये पूरा ज़ीरो ही हो गया, जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गया ना तो पूरा ज़ीरो हो गया, तो ये बचा। तो पहली वाली वेलोसिटी जो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 और u1, ये आ जाएगी पहली वाली बॉडी वेलोसिटी, तो ये आ जाएगी जाकर। अब दूसरी वाली जो फार्मूला हमने क्या बताया था आपको, दूसरी वाला था v2 इक्वल लिखा था कल m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2, और यहाँ u2 था तो u2 अब ज़ीरो हो गया यहाँ पर, और प्लस 2m1 अपान m1 प्लस m2 और u1। तो अब ये ज़ीरो हो गया तो ये वाला ज़ीरो अब यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, अब ये बचेगा। तो v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हो जाएगा 2m1 अपान m1 प्लस m2 और u1, ये आ जाएगा। तो जो जिस पहली वाली बॉडी जिस बॉडी से टकरा रही है, वो टकराने जो टारगेट है जिससे आकर टकरा रही बॉडी बी, अगर वो शुरू में रुकी हुई है, रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो पहली वाली बॉडी वेलोसिटी का फार्मूला ये हो जाएगा और दूसरी वाली का ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें हम कंडीशन लेंगे, जो केस सेकेंड है इसमें कुछ कंडीशन लेंगे, कंडीशंस। तो पहले एक कंडीशन, पहली कंडीशन लें ए, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, देन अगर m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, मास मान लें दोनों के सेम है, मास जो है दोनों के सेम है, तो यहाँ रखिए आप पहले v1 क्या हो जाएगा, देखिए v1 अब कितना हो जाएगा, तो m1 माइनस m, तो दोनों सेम है तो m माइनस m हो जाएगा, m प्लस m, और ये है u1, तो ये m माइनस m है तो ज़ीरो हो गया, तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, तो v1 इक्वल टू ज़ीरो। और v2 देखिए दोनों के मास सेम है तो 2m, m1 यहाँ पे m रख दो, m प्लस m, और ये u1, तो 2m अपान 2m और u1, तो v2 इक्वल टू u1 आ जाएगा, u1 आ जाएगा। अगर टारगेट बॉडी जो है रेस्ट में है, टारगेट बॉडी रुकी हुई है और पहली वाली दूसरी वाली बॉडी रुकी हुई है, पहली वाली बॉडी आकर उससे टकराती है, तो टकराने के बाद अगर दोनों के मास सेम हैं दोनों बॉडी के,
टकराने वाली है जो टकरा रही है, उस दोनों के जो है मास अगर सेम है तो पहली वाली बॉडी जो आ रही थी टकरा है वो क्या होगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और जो रुकी हुई बॉडी थी वो क्या होगी, वो पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी से चलने लगेगी, पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी से चलने लगेगी। ये हो जाए, पहले वाली बॉडी जो थी जो जो आकर टकरा रही थी और दूसरी वाली तो रुकी हुई थी, लेकिन अब क्या होगा टकराने के बाद, जो जो पहले आ रही थी चल रही थी वो अब रुक जाएगी, और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, जो रुकी हुई थी वो क्या हो जाएगी, वो चलने लगे। किसकी वेलोसिटी, जो पहली वाली जो पहली जो आ रही थी उसकी वेलोसिटी चलने लगी, जाकर उसकी वेलोसिटी से चलने लगी। तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे 10 बॉडी ए कम्स टू रेस्ट, 10 बॉडी ए कम्स टू रेस्ट, body A comes to rest, and body B starts moving, and body B starts moving with the initial velocity of A, with the initial velocity of A, with the initial velocity of A. In such collision, 100% kinetic energy of A, in such collision 100% kinetic energy of A is transferred to the 100% kinetic energy of A is transferred to the body B. 100% kinetic energy of A is transferred to the body B. बॉडी भी। एक सवाल है यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6.17 एनसीईआरटी। बना लीजिए फटाफट, लिखेंगे क्या पूछा गया, लिखें द बॉब ए BOB बॉब, द बॉब ए ऑफ ए पेंडुलम, द बॉब ए ऑफ ए पेंडुलम released from 30 degree, bob A of pendulum released from 30 degree to the vertical, released from 30 degree to the vertical, hits another bob B, to the vertical, hits another bob B of the same mass, another bob B of the same mass at rest on a table, on same mass at rest on a table as shown in the figure, as shown in the figure. How high does the bob rise, the bob A rise? How high does the bob A rise? How high does the bob A rise
after the collision. After the collision. Neglect the size of the bobs. Neglect the size of the bobs. Neglect the size of the bobs and assume the collision to be elastic. And assume the collision to be elastic. Assume the collision to be elastic. Collision to be elastic. तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि एक बॉब है. बॉब मतलब गोलक जो डोरी से लटकाकर जो मास जो लटकाया जाता है डोरी से पेंडुलम में, उसे कहते हैं बॉब. वो है यहाँ से 30 डिग्री पर एंगल से यहाँ से छोड़ा गया, रिलीज किया गया. और एक दूसरा बॉब यहाँ रेस्ट में रखा हुआ है. दोनों के मास सेम है. दोनों के बीच कोलिजन कैसा हो रहा है? इलास्टिक. तो अभी हमने इलास्टिक कोलिजन का केस सेकेंड आपको लिखाया है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरी चल रही, बी वाली जो टारगेट है, इसको ये टारगेट है बी, अब ये रेस्ट में रुका हुआ है और ये आएगा, इससे टकराएगा, तो V1 और V2 की वेलोसिटी अभी बताइए आपको. और फिर उसमें एक कंडीशन और लग गई कि बी वाला इन दोनों के मास सेम है, तो जब मास सेम है तो क्या हो जाएगा? ये कंडीशन निकल कर आई फिर है. यानी जो चल रहा था वो क्या हो जाएगा? वो तो रुक जाएगा, और जो रुका हुआ था वो क्या होगा? वो चलने लगेगा. तो पूछ रहे हैं कि ए वाला कितना राइज करेगा? तो वो राइज ही नहीं करेगा, वो तो रुक जाएगा. ए वाला जो आके यहाँ रुक गया वो तो राइज ही नहीं करेगा. क्यों? वो तो रुक गया, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई, वो तो राइज नहीं करे हैं. बी वाला कर सकता है राइज. ए के बारे में पूछा गया तो ए विल नॉट राइज, क्योंकि वो तो रुक जाएगा. तो यहाँ लिख लेंगे द बॉब ए will not rise because after elastic collision it will come to rest. But the bob B will move with the initial velocity of bob A. Initial velocity of bob A. Because bob A has transferred its total momentum to bob B. Its total momentum to bob B. तो ये क्लियर हो गया. कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये. अब देखिए केस सेकेंड हम लेंगे. अब केस मतलब कंडीशन सेकेंड. केस तो सेकेंड चल ही रहा, अब उसमें कंडीशन सेकेंड लेंगे. कंडीशन सेकेंड तो कंडीशन सेकेंड है व्हेन द टारगेट बॉडी एट रेस्ट इज very heavy. When the target body at rest is very heavy. जो बॉडी टारगेट बॉडी बी है वो रुकी तो है ही, अब ये मानते हैं बहुत हैवी है, बहुत भारी है, हैवी है, बहुत भारी है. इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, इसका मतलब क्या है? बहुत हैवी मतलब है कि इसका जो मास है वो उससे बहुत ज़्यादा है. यानी हम ये कह सकते हैं कि M1 इसके कंपेरिजन में M1 को क्या कर सकते हैं? हम 0 कर सकते हैं. दूसरी जो बॉडी है बहुत भारी है, छोटी, और पहली बॉडी जो रुकी आएगी जो चल रही है वो बहुत हल्की है, तो M1 को हम कर सकते हैं 0. तो देखिए आप फिर से फार्मूला वैल्यू रखिए आप जहाँ M1. तो
V1 देखिए क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 था, तो M1 तो 0 हो गया, तो माइनस M2 और अपान M1 प्लस M2, तो 0 प्लस M2, और ये क्या हो जाएगा U1। तो यहाँ क्या बचा, तो V1 इक्वल टू ये माइनस, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस M2 अपान M1 U1 कैंसिल हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस U1 आ गया, माइनस U1। और जो V2 अभी निकाला था वो क्या आ जाएगा जाकर, कहाँ पे, हाँ M2 होगा। तो V2 क्या हो जाएगा, V2 का फॉर्मूला क्या लिखा था, 2M1, तो M1 तो लगभग 0 ही हो गया, तो M1 प्लस M2 और U1, यानी ये V2 जो है वो लगभग आपका 0 हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, तो हम लोग केस सेकेंड चल रहा है, केस सेकेंड में ये दूसरी कंडीशन है। केस सेकेंड में जो है हमने कंडीशन क्या ली थी, केस सेकेंड क्या था कि पहली वाली बॉडी चल रही है, जो टारगेट वाली बॉडी है वो रुकी हुई है। अब उसमें पहली कंडीशन तो वो ले ली, अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो दूसरी टारगेट बॉडी है बहुत बड़ी है, और जो पहली बॉडी जो आ रही है चल रही है वो बहुत हल्की है। तो टारगेट बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है पहली बॉडी से, इसलिए यानी ये जो है बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसके कंपेरिजन में इसको क्या कर सकते हैं, तक लगभग हम 0 ले सकते हैं, तो 0 लेंगे, तो ये लेंगे, तो ये कंडीशन आई, V1 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस U1, और जो V2 है जो टारगेट बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, बहुत 0 आ गई। इसका मतलब क्या है, अगर टारगेट बॉडी बहुत हैवी है तो उससे जो बॉडी हल्की बॉडी अगर टकराएगी तो टकराने के बाद क्या उसकी वेलोसिटी हो गई, माइनस U1, यानी वो जिस वेलोसिटी से आ रही थी उसी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, माइनस मतलब रीबाउंड कर जाएगी वापस उसी वेलोसिटी टकर। और जो बड़ी वाली बॉडी थी जो रुकी हुई थी वो अभी भी क्या हो गई, अभी भी रुकी हुई है, अभी भी रेस्ट में रहेगी है। बहुत भारी बॉडी है, वो कोई हल्की बॉडी अगर टकरा रही तो हल्की वाली बॉडी जो है वो उससे क्या है, उसी वेलोसिटी से वापस चली जाएगी, माइनस हो गया, रीबाउंड कर जाएगी। लेकिन जो भारी बॉडी पर जो रुकी हुई थी वो अभी भी रुकी रहेगी, रेस्ट में रहेगी, जाकर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लिख लेंगे इसको, लेकिन 10 बॉडी ए रीबाउंड्स, 10 बॉडी ए रीबाउंड्स with its own velocity, body A rebounds with its own velocity, with its own velocity, and body B continues to be, and body B continues to be, body B continues to be at rest, body B continues to be at rest। तो ये तो दूसरी कंडीशन हो गई, अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। अब जो टारगेट बॉडी रेस्ट में है उसका जो हमने मास मान लिया नेग्लिजिबल मास, यानी M2 जो है बहुत कम है M1 कंपेरिजन में, तो M2 को हम लगभग
ज़ीरो मान लें, ज़ीरो। अब जो टारगेट बॉडी जो रुकी हुई है, रेस्ट में है, उसका मास मान लेते हैं नेग्लिजिबल है, बहुत हल्की है। M1 के कंपेरिजन में उसका मास कुछ भी नहीं है, यानी M2 अब इसका उल्टी कंडीशन कर दी वहाँ पर, इसके उल्टी कंडीशन है। अब रखिए वैल्यू, देखिए B1 कितना आ जाएगा, तो M1 माइनस ये तो ज़ीरो हो गया अपान M1 प्लस ज़ीरो, और ये क्या है U1, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा M1 अपान M1 U1, यानी V1 इक्वल टू U1 ये आ जाएगा जाकर। और V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा जाकर, V2 इक्वल टू क्या था, 2M1 था, 2M1 और अपान M1 प्लस ज़ीरो M2, M2 ज़ीरो हो गया, और क्या है इधर U1, तो ये आ जाएगा आपका V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2U1, V2 इक्वल टू 2U1। ये कंडीशन निकल कर आई। अब इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन हो रहा है, बॉडी बी जो रेस्ट में है, बॉडी बी तो रुकी हुई है, और दूसरी खास बात है कि जो बॉडी बी है वो उसका मास नेग्लिजिबल है, बहुत हल्की है, यानी पहली वाली बॉडी जो आ रही, जो टकराएगी आकर, उसके कंपेरिजन में मास इसका बहुत कम है। M2 इज मच मोर लेस देन M1, यानी M2 तकरीबन ज़ीरो हो गया, नेग्लिजिबल। तो जब M2 ज़ीरो करोगे तो अब V1 कितना आ जाएगा इक्वल टू U1, और V2 कितना आ जाएगा 2U1। इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला कि अगर एक बॉडी जो टारगेट बॉडी अगर रेस्ट में है और उसका मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो टकराने के बाद जो पहले वाली बॉडी जो है, जिस वेलोसिटी चल रही है, वो टकराने के बाद भी उसी वेलोसिटी चलेगी, उसकी वही वेलोसिटी रहेगी अपनी U1, जिससे वो पहले आज टकराने से पहले चल रही थी, उसी वेलोसिटी थी, अब भी क्या है चलेगी। लेकिन जो दूसरी वाली बॉडी जो रेस्ट में थी लेकिन उसका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल था, अब वो क्या होगा, वो टकराने के बाद जो पहली वाली बॉडी वेलोसिटी है टकराने से पहले, उससे दुगुनी वेलोसिटी चलने लगेगी, उससे डबल वेलोसिटी से चलने लगेगी जाकर वो। तो लिखेंगे thus body A keeps on moving, thus body A keeps on moving, body A keeps on moving with the same velocity of, keeps on moving with the same velocity of, with the same velocity of its own, with the same velocity of its own, and the body B starts moving, and the body B starts moving, it start moving with double the velocity, will double the initial velocity of, start moving with double the initial velocity of, will double the initial velocity of body A, double the initial velocity of body A। तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हो गया, वन डायमेंशन। तो इसमें आपको कंडीशन हमने दो केस बताए, और दूसरे केस में ये तीन कंडीशन है जो